डायरेक्शन है वो निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो ये हुआ, ये होता है मोशन, और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये होता है करंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसको याद रखने का तरीका मैंने ढूंढना है, मां मिशन इंपॉसिबल समथिंग काइंड। ओके, देखो तो ये सर आप ये कैसे ले रहे हैं एक्चुअली, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ ये तो सेंटर पे, और आप क्या ले रहे हैं, आप तो पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को B1 ले रहे हैं। मेरा क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन ये है, मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी कॉइल की वजह से था ना, अभी भी बोर्ड एग्जाम में 2 महीना बचा हुआ है, पूरा जान लगा दो, पूरा दम लगा दो, हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। याद रखना, टाइम दौड़ रहा है, टाइम उड़ रहा है। Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12 का जो फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही कहता हूं, अगर आप लोगों ने ये 10 न्यूमेरिकल मेरे साथ सॉल्व कर लिया तो इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं हर एक न्यूमेरिकल के साथ करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला थ्योरी आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि इस चैप्टर से आप लोग न्यूमेरिकल एकदम हलवे की तरह उड़ा सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो बहुत ही शानदार है, उसके साथ कंसेप्चुअल भी है। देखो, ए स्क्वायर ऑफ साइड L meters lies in the XY plane in a region where the magnetic field is B vector equal to B naught 2i cap plus 3j cap plus 4k cap Tesla where B naught is a constant। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड का लेंथ है L, और वो स्क्वायर है XY प्लेन में, और उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे B नॉट इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। यहाँ पर B नॉट क्या है? कांस्टेंट। क्वेश्चन क्या है? शानदार है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। तो उस स्क्वायर को अगर हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो स्क्वायर में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। देखो सिंपल फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू बी डॉट है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या फॉर्मूला है, बी डॉट है, और इसमें मैं डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट चाहिए, बस खत्म है। तो चलो ये देखो, मैं पहले एरिया वेक्टर निकालूंगा। ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस। मान लो एक्स वाई प्लेन में एक स्क्वायर है, ये हुआ एल 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 एल। ओके, तो ये स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग क्या हुआ? एरिया वेक्टर। तो हर एक वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली देखो स्क्वायर का एरिया कितना हुआ? ये हुआ एल स्क्वायर, लेकिन एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा? देखो ये स्क्वायर है एक्स वाई प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन के साथ कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर होता है? जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में होता है यूनिट वेक्टर के कैप। स्क्वायर है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के साथ परपेंडिकुलर एक्सिस है जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में होता है यूनिट वेक्टर, ये हुआ के कैप। तो ये हुआ इस प्रॉब्लम में करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर। सिंपल क्या है? उसके बाद फाई इक्वल टू बी डॉट ए कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हुआ फाई इक्वल टू बी डॉट ए, जस्ट वैल्यू पुट कर लो। ये हुआ 2i कैप प्लस ये हुआ 3j कैप, और ये हुआ 4k कैप डॉट इलेवेटर कितना आ रहा है? ये हुआ एल स्क्वायर के कैप। अब हम लोग जानते हैं क्या, ये i डॉट के कैप इक्वल टू 0, j डॉट के कैप यहां से 0, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट में सेम इनवर्टर का डॉट प्रोडक्ट है 1, और ऑपोजिट जो होता है यूनिट डॉट प्रोडक्ट उसका वैल्यू आता है 0। तो सिंपल देखो, i के साथ k कैप का डॉट प्रोडक्ट 0, j के साथ k कैप का डॉट प्रोडक्ट 0। सिंपल ये एग्जिस्ट करेगा b नॉट, और ये हुआ 4l स्क्वायर, क्योंकि देखो k कैप डॉट k कैप होता है 1, तो ये हुआ 4l स्क्वायर, और इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग 4b नॉट l स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड। तो ये हुआ आंसर 4b नॉट l स्क्वायर। कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो 1 2 3 4 5। ये जो नेक्स्ट टाइप है, ये ऑलरेडी इस टाइप का प्रॉब्लम सीबीएसई 2024 के बोर्ड में आ चुका है। तो सिंपल देखो क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल इससे आता ही है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल इन वेवर इज गिवन बाय फाई इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16। तो देखो मैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम का फंक्शन है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो कॉइल में हमें ढूंढना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो भी t इक्वल टू 4 सेकेंड में। क्या फॉर्मूला है? फैराडे सेकेंड लॉ, E इक्वल टू माइनस डी फाई dt, E इक्वल टू माइनस डी फाई dt। तो सबसे पहले क्या करो, ये लिखो फ्लक्स, ये कितना हुआ? ये हुआ 5t स्क्वायर प्लस ये हुआ 3t, और ये हुआ 16। उसके बाद तुम क्या करो, उसके बाद ये तुम डिफरेंशिएट करो डी फाई बाई डी टी। 5 तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2t,
और ये हुआ 3, t का डिफरेंशिएट हुआ 1, 16 का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। तो ये हुआ d5/dt, ये कितना हुआ, ये हुआ 10t प्लस ये हुआ 3। अब तुम क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करो, उसके साथ तुम एक काम करो, राइट हैंड साइड को भी माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो ये हुआ -10t प्लस 3, सिंपल डिफरेंशिएशन है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2t और t का डिफरेंशिएट 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0। तो ये हुआ 10t प्लस 3। तो मैंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया। क्यों सर, क्यों, देखो ये होता है फैराडे सेकेंड लॉ का फॉर्मूला, E इक्वल टू माइनस d/dt। तो इंड्यूस्ड EMF पूछा है, सिंपल फ्लक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और ये आ रहा है इंड्यूस्ड EMF एट टाइम t। तो ये हुआ -10t प्लस 3। अब कौन से टाइम में पूछा है, टाइम पूछा है t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो ये हुआ t इक्वल टू 4 और ये हुआ 10, ये t की जगह पर 4 रखो। ओके, ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है देखो 10 इंटू 4 कितना हुआ 40, 40 प्लस 3 -43, ये हुआ वोल्ट, क्योंकि इंड्यूस्ड EMF वोल्ट में आता है। 10 इंटू 4 40, 40 प्लस 3 43, तो -43 वोल्ट। इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान से इसको देख लेना। और ये वाला होता है फैराडे सेकेंड लॉ का फॉर्मूला। क्लियर, कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। ये है हमारा और एक टाइप का न्यूमेरिकल, ये भी एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एकदम शानदार है, सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट समझना है। देखो, एक कॉइल ऑफ वायर enclosing an area 100 centimeter square, तो ये है एरिया, is placed with its plane making an angle 60 degree with the magnetic field of strength 10 to the power -1 टेस्ला। तो ध्यान से, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और ये हुआ एंगल। लेकिन इस एंगल को अगर तुमने phi इक्वल टू BA cos थीटा में पुट कर दिया तो पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा। एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, phi इक्वल टू BA cos थीटा। अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता तो तुम्हें धराधर ये 60 डिग्री पुट करना होगा, आंसर गलत आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो ध्यान से देखो, ये हुआ एरिया, पहले तो डेटा पुट करो, ये हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर लाने में लिए 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हुआ 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर ऑफ 2 -4, ये हुआ 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। एरिया खत्म है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -1 टेस्ला। लेकिन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, phi इक्वल टू ये हुआ BA cos थीटा। एक्चुअली ये थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता कि ये वाला एंगल क्या है, ध्यान से देखो, तो ये हुआ सपोज एरिया, सपोज ठीक है, एक कॉइल ऑफ वायर, ये हुआ प्लेन, ठीक है, ये हुआ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के साथ परपेंडिकुलर। मान लो ये है एरिया और ये हुआ एरिया वेक्टर। सपोज मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये जो तुम्हें एंगल गिवन है, ध्यान से देखो, इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये हुआ प्लेन और प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वाला एंगल बना रहा है 60। लेकिन एक्चुअली थीटा क्या है, थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में नहीं। ध्यान से देखो, इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये एंगल है 60 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो पूरा एंगल क्या है, 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हुआ 30 डिग्री। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो थीटा पुट करने जा रहे हैं वो है 30 डिग्री। क्लियर। ये हुआ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -1, एरिया वेक्टर कितना हुआ 10 टू द पावर ऑफ -2, और ये हुआ cos ऑफ 30 डिग्री। तो ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -3, cos 30 मतलब कितना होता है sin 60, √3/2, और √3/2 का वैल्यू जितना मुझे याद है 0.866 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, और ये हुआ वेबर। ध्यान से अगर देखोगे तो 10 टू द पावर ऑफ -1, -2, -3, cos 30 वैल्यू कितना होता है sin 60, √3/2, और √3/2 का वैल्यू जितना तो मुझे याद है 0.866 समथिंग आता है अप्रोक्सीमेट करके। तो ये 10 टू द -3 मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ एक आंसर। क्लियर।
ये हुआ एक आंसर, ध्यान में रखना ये वाला कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0 इन 10 टू द पावर ऑफ -3 सेकंड फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हम लोग जानते हैं फैराडे सेकंड लॉ से, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या क्या चेंज हो सकता है, एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एरिया और एंगल चेंज हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली था 10 टू द पावर ऑफ -1 और फाइनली क्या हो रहा है, इज रिड्यूस टू 0। फाइनली मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है और वो भी वो टाइम में 10 टू द पावर -3 फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो ध्यान से, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली 10 टू द पावर ऑफ -1 टेस्ला, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड फाइनल, ये हुआ 0। ओके, और ये हुआ dt, ये हुआ dt 10 टू द पावर ऑफ -3 सेकेंड। तो मैं फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं क्या करूंगा, एक्चुअली फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, E इक्वल टू -d∅dt। अब मैं क्या कर रहा हूं, मॉड अप्लाई कर रहा हूं। ओके, मॉड अप्लाई करने से क्या होगा, ये वाला जो माइनस साइन का जो झमेला था वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, देखो d∅dt। अब देखो क्या लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं d/dt ऑफ, ये हुआ BA। तो BA मैं क्वेश्चन को इरेज कर लिया। एक्चुअली हम लोग ना इस प्रॉब्लम को ऐसे नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पर मैं देखो इरेज कर रहा हूं कि E इक्वल टू d∅dt। ओके, देखो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड ये था, ये हुआ इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड और फाइनली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 0। तो देखो ये था इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, फाई इक्वल टू ये था BIA और ये हुआ cos थीटा। इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया 0.866। तो ये हुआ 0.866 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 और ये हुआ वेबर इनिशियल। अच्छा, फाइनली अगर ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो रहा है। अगर ये टर्म में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है तो फ्लक्स क्या आएगा, 0। तो ये हुआ 0। अगर मैं d∅ करता हूं तो φi माइनस φf कितना आ रहा है, φi, और वो कितना आया 0.866 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 वेबर। सिंपल वही है, d∅ क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस फाइनल कर दो, ये आ जाएगा। φf तो 0 है क्योंकि फाइनली मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है 0, तो ये आ रहा है मॉड E इक्वल टू, ये हुआ मॉड ऑफ d∅ बाई dt और ये हुआ 0.866 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 और टाइम कितना हुआ है 10 टू द पावर -3 सेकेंड। तो 10 टू द पावर -3 गया, ये हुआ 0.866 और ये हो रहा है वोल्ट में। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत बार प्री बोर्ड, बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है और इसको तुम्हें ध्यान से देखना होगा। सिंपल, एक तो क्वेश्चन हुआ φ इक्वल टू BA cos थीटा में और दूसरा आता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से करस्पॉन्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो अगर तुमने मॉड ले लिया तो ये वाला माइनस साइन का झमेला खत्म हो जाएगा। ओके, कॉपी कर लो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट टाइप न्यूमेरिकल पे, लेकिन उससे पहले हमें उसका थ्योरी समझना होगा, मोशनल ईएमएफ। ओके, कॉपी कर लो। तो मोशनल ईएमएफ के न्यूमेरिकल जाने से पहले हमें पहले मोशनल ईएमएफ समझना होगा। मोशनल ईएमएफ क्या है, जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके मोशन के वजह से दो एंड के बीच में जो ईएमएफ डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ध्यान से अगर देखोगे तो ये हुआ, मान लो एक यू शेप का कंडक्टिंग रेल। ओके, यू शेप का कंडक्टिंग रेल और इसमें से ये जो कंडक्टर है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं, मान लो ये हुआ एंड P और ये हुआ Q। ओके, तो ये हुआ लेंथ L। ओके, तो यहां से यहां तक जो लेंथ है वो L और ये वाला जो PQ जो रॉड है, ओके, ये है एक कंडक्टर, वो इस यू शेप वाले रेल पे क्या हो रहा है, फ्रीली इधर उधर मूव कर सकता है। मान लो इस रीजन में क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो है नॉर्मली इनवर्ड, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इनवर्ड, और ये वाला जो रॉड है, ये वाला जो रॉड है वो लेफ्ट पे आ रहा है। ओके, लेफ्ट पे आ रहा है v स्पीड के साथ। ओके, तो क्या होगा, जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके मोशन के वजह से ये दोनों एंड के बीच में एक ईएमएफ डेवलप होगा और उसका नाम है मोशनल ईएमएफ, जिसका वैल्यू है BVL। इसका अच्छा तुम ऐसे भी समझ सकते हो, सिंपल मैं इसको तो ऐसे याद रख सकता हूं, BLV। ओके, ये हुआ मोशनल ईएमएफ, ये हुआ मोशनल ईएमएफ। ये डेवलप होता है ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से अगर देखोगे तो B है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्मली इनवर्ड, L है लेंथ और V है वेलोसिटी। इस केस में क्या है, इस केस में
ये जो तीनों वेक्टर है वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ध्यान से अगर देखोगे तो ये हुआ एल वेक्टर, ये एल वेक्टर और ये हुआ वेलोसिटी। वी बी के साथ परपेंडिकुलर है क्योंकि वी है बोर्ड के प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर। ये हुआ लेंथ, लेंथ है बोर्ड के प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर। सेम तरीके से लेंथ है इस डायरेक्शन में और वी हुआ इस डायरेक्शन में। अगर तुम ये फॉर्मूला लिख रहे हो तो तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर? अब देखो, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इंड्यूस्ड करंट भी आएगा, क्योंकि मैं मान रहा हूं ये चारों साइड में से ये मैं मान रहा हूं सिर्फ ये जो पी क्यू आर्म है, ओके, पी क्यू जो आर्म है उसका रेजिस्टेंस है आर। मैं क्या मान रहा हूं, ये चारों साइड में से जो पी क्यू आर्म है उसका साइड है, उसका रेजिस्टेंस है आर। साइड क्या बोल रहा हूं, चारों साइड में से पी क्यू आर्म का रेजिस्टेंस है आर। तो ऑब्वियसली अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को जब तुम रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट। तो जब ये कंडक्टर लेफ्ट पे आ रहा है तो इसके मोशन के वजह से ये लूप में एक करंट फ्लो होगा। तो ये हुआ इंड्यूस्ड करंट, ये हुआ इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड, ये हो रहा है बी एल वी बाई आर। सिंपल तुम क्या करो, इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। क्लियर? अब सर इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? इसका डायरेक्शन पता चलेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। सिंपल क्या टेक्निक है, माँ मिशन इम्पॉसिबल, माँ मिशन इम्पॉसिबल। मम्मी को तुम कह रहे हो मिशन, मम्मी मिशन इम्पॉसिबल है, मम्मी मिशन इम्पॉसिबल है, ओके। तो माँ मिशन इम्पॉसिबल, देखो माँ का मतलब क्या, ये हुआ मोशन, ओके, और ये हुआ नेक्स्ट क्या है, एम एम आई, माँ मिशन इम्पॉसिबल। ध्यान से अगर देखोगे ये हुआ, ओके। जस्ट ये एक निमोनिक है, जस्ट ये एक निमोनिक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को याद रखने का तरीका, ठीक है। एम एम आई, माँ मिशन इम्पॉसिबल। पहला क्या है, पहला एम है मोशन, दूसरा एम है मैग्नेटिक फील्ड और ये जो लास्ट में आई है ये है करंट। इसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ऐसा कुछ नहीं है माँ मिशन इम्पॉसिबल, जस्ट मैं याद रखने का तरीका बोल रहा हूं, ओके। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है वो निकाल सकते हैं, ओके। तो देखो ये हुआ, ये होता है मोशन और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है करंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसको याद रखने का तरीका मैंने ढूंढना है, माँ मिशन इम्पॉसिबल समथिंग काइंड, ओके। देखो तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर, ओके। ये हुआ मोशन, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड और ये हुआ करंट। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर, ये हुआ मोशन है टुवर्ड्स लेफ्ट और ये थंब है नीचे, मतलब करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। ये हुआ इंड्यूस्ड करंट, ये हुआ इंड्यूस्ड करंट और करंट का जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज, ओके। कैसे, माँ मिशन इम्पॉसिबल, ये हुआ मोशन और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड और ये हुआ करंट। क्लियर? अब देखो, अब ये बना एक करंट कैरिंग कंडक्टर, और हमने ये भी सीखा है जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। वो कितना होता है, BIL sin थीटा। ध्यान से अगर देखोगे तो PQ आर्म लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है V स्पीड के साथ, तो उसके वजह से दोनों एंड के बीच में डेवलप हुआ ये मोशनल EMF और सिर्फ इस आर्म का रेजिस्टेंस है R। तो इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन है ये। क्लियर? अब देखो ये जो रॉड है कंडक्टर, उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि इस आर्म के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। और हम लोग ये जानते हैं जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। वो कितना होता है सर, देखो ये हुआ F इंड्यूस्ड, क्योंकि ये इंड्यूस्ड करंट के वजह से डेवलप हो रहा है। ये हो रहा है IBL और ये होता है साइन 90 डिग्री। एक्चुअली यहाँ पर थीटा होगा, थीटा क्या है, IBL साइन थीटा। ध्यान से अगर देखोगे ये वाला जो एंगल होता है ना IBL साइन थीटा, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो लेंथ क्या है, लेंथ है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, ओके। तो ये हुआ IBL और ये हुआ साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये हुआ I, ओके, ये हुआ B। अच्छा देखो ये I का वैल्यू कितना है, ये हुआ BLV बाई R, ये हुआ B और ये हुआ L, तो ये हुआ B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। तो तुम ये वाला फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख सकते हो कि F इंड्यूस्ड B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R,
ओके, ध्यान से अगर देखोगे तो इंड्यूस्ड करंट के वजह से ये PQ आर्म बिहेव कर रहा है एक करंट कैरिंग कंडक्टर, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि ये वाला आर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, तो उसके वजह से इस आर्म के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, या बोल सकते हो ये वाला फोर्स इंड्यूस्ड करंट की वजह से डेवलप हो रहा है, IBS sin थीटा। थीटा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल। ये हुआ I का वैल्यू BL V by R, ये हुआ B स्क्वायर L स्क्वायर V by R। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंड्यूस्ड फोर्स का डायरेक्शन क्या है? तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये हुआ फादर मदर चाइल्ड, याद रखने का तरीका फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो ध्यान से अगर देखोगे करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, करंट हुआ ये, और फोर्स हुआ राइट डायरेक्शन में। ओके, तो ये हुआ फोर्स और ये हुआ F इंड्यूस्ड। ओके, कंडक्टर जा रहा है लेफ्ट में, उसके करस्पॉन्डिंग दोनों एंड के बीच में ये हुआ मोशनल EMF, और इसके वजह से ये हुआ इंड्यूस्ड करंट। ओके, जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इंड्यूस्ड करंट के वजह से ये कंडक्टर के ऊपर राइट साइड में फोर्स अप्लाई हो रहा है B स्क्वायर L स्क्वायर V by R। कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ओके, चलो, तो ये हुआ मोशनल EMF के ऊपर एक न्यूमेरिकल। इस टाइप का न्यूमेरिकल बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तुम बहुत बार प्रैक्टिस करके जाना। तो देखो, इस रीजन में कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला। ओके, ये है एक यू शेप रेल। यू शेप रेल में क्या दिया है? सिर्फ मान लो मैंने क्या बोला था, ये टोटल 4 साइड में हम लोग लिए थे कि PQ आर्म का रेजिस्टेंस था कुछ, लेकिन अब क्या दिया, ये तीनों आर्म का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, लेकिन सिर्फ लेफ्ट आर्म का रेजिस्टेंस है 3 ओम, और ये कंडक्टर का लेंथ है 0.15 मीटर, और ये कंडक्टर जा रहा है राइट साइड में विथ स्पीड v। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो वही है, फाइंड मोशनल EMF अक्रॉस PQ, और क्या है पार्ट बी को हम लोग बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले अच्छा ये है B, अच्छा चलो B लिख लेते हैं। B कितना है भाई? B है 0.15 टेस्ला। लेंथ कितना है? लेंथ है अच्छा ये हुआ 0.15 मीटर। B है 0.15 टेस्ला, लेंथ है 0.15 मीटर, और V कितना है? अच्छा BLV, अच्छा V का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहला वाला ये हुआ स्मॉल e इक्वल टू BLV, कैपिटल B इक्वल टू 0.15, ये हुआ 0.15, और ये हुआ 2। इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये हुआ नीचे 10 to the power of 4। ओके 25, अच्छा ये हुआ 225 इंटू 2 डिवाइड बाई ये हुआ 10 to the power of 4, और ये हुआ 450 डिवाइड बाई 1 2 3 4, ये गया, और ये कितना आ रहा है? 0.045, ये आ रहा है वोल्ट। आई थिंक 0.4 है। ओके, तो E इक्वल टू BLV। ओके, पॉइंट, इसको पॉइंट उठाया 10 to the power 4, ये 100 करके 50 into 15 कितना आता है? 225, 225 2 into 2 4, 25 into 50, 450 डिवाइड बाई ये 0 गया, 45 डिवाइड बाई 0.045 वोल्ट। ओके नेक्स्ट, ओके कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। B कितना है भाई? B है 0.15, ये हुआ 0.15, L कितना है? 0.15, ये हुआ 0.15। ओके, और V कितना है? V है तो हमारा 2, और R कितना है? R है इस केस में 3, R है इस केस में 3। अच्छा, मैं एक बार इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूं, वरना बहुत टाइम लगेगा। ये कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है 0.15 ना, 0.15, अच्छा 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15, ओके, इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये आ रहा है ऐसा 0.0003375, और ये आ रहा है न्यूटन। ओके, तो इस टाइप का प्रॉब्लम बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पूरा फॉर्मूला याद करके ही जाना। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रॉड को अगर हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं तो रॉड के दोनों एंड के बीच में एक मोशनल EMF डेवलप होता है।
ओके, वो वाला फॉर्मूला क्या है? ओके, ये तो रॉड था, ये एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। अगर एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है तो दोनों इनके बीच में भी एक ईएमएफ डेवलप होगा। ओके, कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो ये है और एक टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के आओ एक बार देख लेते हैं। ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। एक मेटेलिक रॉड है जिसका लेंथ है L और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली ओमेगा एंगुलर स्पीड में घूम रहा है। क्लियर? इसका मैं सॉल्यूशन डायग्राम बना के तुम लोगों को दिखाऊंगा। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट इंड्यूस्ड एंड हीट डिसिपेशन वेयर रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज R। तो पहला क्वेश्चन हुआ कि रॉड के दोनों एंड के बीच में ईएमएफ इंड्यूस होगा। सबसे पहला डायग्राम देखो, तो ये मैं डायग्राम बना रहा हूं। मान लो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो क्या है, ये ले रहा हूं मैं नॉर्मली इनवर्ड। क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नहीं गिवन है तो तुम मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड मानो या आउटवर्ड मानो, उससे कोई तुम्हें दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो देखो ये मैंने लिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस रीजन में नॉर्मली इनवर्ड। ओके, चलो ये लेते हैं। ओके, तो अब ये मानो ये है रॉड, ये है रॉड L और ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूम रहा है। ओके, तो ये हुआ एक कंप्लीट सर्कल। मान लो ये हुआ रॉड का दो एंड और रॉड ऐसे घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर और रॉड ऐसे घूम रहा है। ओके, रॉड ऐसे घूम रहा है। तो रॉड देखो अगर एक सर्कल में घूम रहा है तो ऑब्वियसली सर्कल का रेडियस क्या हुआ, सिंपल रॉड का लेंथ L। अब देखो मैंने ये एज्यूम किया, सपोज T, ये T टाइम इज टेकन बाय रॉड टू कंप्लीट, ये हुआ 1 रेवोल्यूशन। तो हमने ये एज्यूम किया कि रॉड को एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल T। ओके, तो ऑब्वियसली ये हुआ चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि देखो रॉड जब इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो एक एरिया स्वेप्ट हो रहा है, तो एरिया चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली उस एरिया के चेंज होने की वजह से क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज। तो जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो एरिया चेंज हो रहा है और उस एरिया के चेंज होने की वजह से क्या डेवलप हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हम लोग लिखेंगे डी फाई क्या होगा, सिंपल ये हम लोग लिखेंगे, देखो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। इनिशियली रॉड रेस्ट पर था और फाइनली रॉड ने एक सर्कुलर चक्कर घूम लिया तो ये हुआ फाई एफ। फाई आई तो 0 है क्योंकि इनिशियली रॉड हम लोग रेस्ट पे मान रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एरिया चेंज होने की वजह से जनरेट हो रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हुआ फाई एफ, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए, और ये हुआ कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और उन दोनों के बीच में एंगल। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और हम लोग ये जो सर्कल बना, इस सर्कल का जो एरिया वेक्टर है वो भी अंदर ले लेता है। तो देखो दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो इसीलिए दोनों वेक्टर के बीच में ये हुआ एंगल। तो ये हुआ बी और इस सर्कल का एरिया कितना है, ये हुआ पाई और ये हुआ एल स्क्वायर। ओके, ये हुआ पाई एल स्क्वायर। तो रॉड जब एक चक्कर घुमा तो उसके वजह से ये सर्कल में कितना डेवलप हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज डी फाई एफ माइनस फाई इनिशियल। रॉड मान लो इनिशियल रेस्ट पर था तो इसलिए इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स है 0, फाई एफ क्या हुआ, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हुआ बी इंटू ए कॉस 0, दोनों वेक्टर पैरेलल है, ये हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और रॉड जब एक चक्कर घुमा तो एरिया कितना हुआ, पाई एल स्क्वायर, सर्कल का एरिया। अब फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो क्या जनरेट होता है, फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और देखो ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं मॉड ई इक्वल टू, ये हम लोग ले रहे हैं मॉड ऑफ डी फाई और ये हुआ डी टी। तो मॉड डी फाई डी टी ये कितना हुआ, बी और ये हुआ पाई और ये हुआ एल स्क्वायर। कितना टाइम लगा, जब ये हुआ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो टाइम कितना लिया, एक चक्कर घूमने में रॉड ये टाइम लिया, ये हुआ कैपिटल टी। ओके, अब ये हुआ बी पाई एल स्क्वायर और टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। सर्कुलर मोशन में सीखे थे टी इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये पाई से पाई गया और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ई इक्वल टू हाफ ओमेगा बी और ये हुआ एल स्क्वायर। तो रॉड जब एक चक्कर घुमा तो उसके वजह से रॉड के दोनों एंड के बीच में ये डेवलप हुआ मोशन ईएमएफ हाफ
ओमेगा बी एल स्क्वायर। तो देखो पाई पाई कैंसिल, ये ओमेगा आया ऊपर तो ये हाफ रहेगा, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। ओके, अब करंट इंड्यूस्ड, तो मैं पहले ये वाला पार्ट थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं और हमें क्या ढूंढना है, और ढूंढना है करंट इंड्यूस्ड और हीट डिसिपेशन वेयर रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज आर। तो ये मोशनल ईएमएफ के वजह से करंट कितना डेवलप हुआ रॉड के दोनों एंड के बीच में, और हीट डिसिपेशन सिंपल आई स्क्वायर आर टी। कॉपी कर लो, मैं तब तक इसको इरेज कर लेता हूं। तो रॉड जब इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो दोनों एंड के बीच में ये हुआ मोशनल ईएमएफ, अब ये हुआ करंट इंड्यूस्ड, ये हुआ आई इंड्यूस्ड, ये कितना हुआ, ये हुआ E बाई आर, सिंपल E बाई आर, ईएमएफ बाई आर, तो ये हुआ हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर डिवाइड बाई ये हुआ आर। ओके, और हीट डिसिपेशन कितना होगा, ये हुआ H इक्वल टू ये हुआ आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर करो तो ये हुआ ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ बी स्क्वायर, और ये हुआ एल टू दी पावर 4, नीचे कितना हुआ, ये हुआ 4r स्क्वायर, ये हुआ r इंटू टी, 8 से r स्क्वायर गया, ये हुआ r, तो ये हुआ ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर एल टू दी पावर 4 एल टी, और ये हुआ 4r। तो ये हुआ एक आंसर, ये हुआ दूसरा आंसर। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि ये तीनों आंसर में से सिर्फ ये वाला याद रखो। ओके, रिमेंबर, तो जब कोई रॉड का लेंथ है L, जब कोई रॉड का लेंथ है L और वो ओमेगा एंगुलर स्पीड में बी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो दोनों एंड के बीच में ये डेवलप होता है मोशनल ईएमएफ हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। अगर तुमने इसको याद कर लिया तो तुम सिंपल ये और ये तो निकाल ही सकते हो, ये दोनों याद रखने कोई जरूरत नहीं है। सिंपल मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि ये याद रखो, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। ये एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर एल टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4r स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर एल टू द पावर 40 डिवाइड बाय 4r। तो कॉपी कर लो, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, मतलब प्रॉब्लम नंबर 6 में। तो नेक्स्ट हम लोग ये थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये है एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ये है लेंथ L और ये है ब्रेथ B, और ये कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। क्लियर, ये हुआ नॉर्थ पोल और ये हुआ साउथ पोल। कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग ये दिखा रहे हैं कि ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड और ये हुआ एरिया वेक्टर और ये हुआ थीटा। तो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा, और ये कॉइल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो ऑब्वियसली घूमने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। और यहां पर ईएमएफ का फॉर्म क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि जब कॉइल घूम रहा है तो ये हुआ साइनोसॉइडल ईएमएफ। जब कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो घूमने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से कॉइल में डेवलप होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इसका फॉर्म आता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या हुआ, ई नॉट हुआ ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू, ये हुआ मैक्सिमम, ये मैं लिख देता हूं मैक्सिमम, और ये हुआ इंड्यूस्ड और ये हुआ ईएमएफ। तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट का वैल्यू है N बी ए ओमेगा। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल में, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, A क्या हुआ एरिया ऑफ कॉइल, ये हुआ लेंथ L, ब्रेथ B, सिंपल एरिया क्या हो जाएगा L इंटू B, और ओमेगा क्या हुआ एंगुलर स्पीड। तो ये हुआ E नॉट इक्वल टू N बी ए ओमेगा, और ये हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्म E नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक चीज याद रखना, सिर्फ ये याद रखना और ये याद रखना, और उसके साथ ये वाला फॉर्मूला ये याद रखना। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तुम्हें याद रखना ही होगा। एवरेज पावर डिसिपेशन इन द कॉइल ओवर ए कंप्लीट टाइम पीरियड टी। तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में इस कॉइल में जो एवरेज पावर डिसिपेट हो रहा है उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2r। ये डेरिवेशन से आता है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लंबा डेरिवेशन है, सिर्फ तुम इसको याद रखो। ओके, तो इसको कॉपी कर लो, और इसके ऊपर भी फॉर्मूला आया है, मतलब न्यूमेरिकल आया है बोर्ड में। तो चलो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ओके, कॉपी कर लो। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया है, और ये हुआ एक जबरदस्त सवाल। ओके, तो देखो सेम थ्योरी जो हमने अभी पढ़ा है उसको हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए सर्कुलर कॉइल, तो इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं, सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर and 40 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 25 by pi
रेड पर सेकेंड, ये हुआ ओमेगा। अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है तो हर्ट्ज होगा, अगर ओमेगा होता है तो रेड पर सेकेंड। इन ए यूनिफॉर्म हॉराइजनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻⁻12 टेस्ला। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मान लो ये है हॉराइजनल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और कॉइल रोटेट ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके, कॉइल ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके। हॉराइजनल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और कॉइल डायमीटर के स्पेक में ऐसे रोटेट कर रहा है, क्लियर, ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके। तो फाइंड द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। ऑब्वियसली क्वेश्चन शुरू करने से पहले, मतलब सॉल्यूशन, पहले डेटा कॉपी करो। डेटा, तो ये हुआ रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना होता है 8 × 10⁻⁻2 मीटर। ये हुआ नंबर ऑफ टर्न्स 40। उसके बाद ये हुआ ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 25/पाई, और ये हुआ रेड पर सेकेंड। ये हुआ रेडियस 8 सेंटीमीटर, N40 ओमेगा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये हुआ B इक्वल टू 3 × 10⁻⁻2 टेस्ला। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, E0 इक्वल टू ये होगा NBA ओमेगा। N इक्वल टू कितना हुआ भाई, N इक्वल टू 40। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 3 × 10⁻⁻2। एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ये हुआ पाई और ये हुआ आर स्क्वायर, तो 8 का होल स्क्वायर 64, और ये हुआ 10⁻⁻4। ओमेगा कितना है, ओमेगा है 25/पाई। चेक करो, N कितना है 40, B कितना है 3 × 10⁻², एरिया कितना हुआ पाई आर स्क्वायर 64 10⁻⁻4, ओमेगा कितना हुआ 25/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ओके। अच्छा नेक्स्ट, ये कितना हुआ देखो, चलो कैलकुलेट करते हैं। ये हुआ 40 और ये हुआ 3 इंटू ये और ये मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है 10⁻⁻6, ये हुआ 10⁻⁻6, ये हुआ 64 और ये हुआ 25 ना। 40 × 3 10⁻⁻2 10⁻⁻4 -6 64 × 25। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद क्या आ रहा है, नेक्स्ट इसके बाद ये मैं देख सकता हूँ 3 × 4 कितना हो रहा है 12, और ये हुआ 10⁻⁻5 और ये हुआ 64 इंटू ये हुआ 25, ओके। ये तीन टर्म को, अच्छा ये टर्म को सेम रखो, 64 × 25, ये 3 × 4 कितना हुआ 12, और ये हुआ 10⁻1 और -6, तो -6 + 1 to the -5। अब देखो 25 × 12 कितना होता है, 25 × 12 जितना मुझे याद है होता है 300, तो 300 × 10⁻⁻5 और ये हुआ 64, तो ये मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁻³ और ये हुआ 64 ना, ओके। तो 10⁻2 × 10⁻5 तो 10⁻³ 64 × 3 कितना होता है, ये हुआ 192 × 10⁻3, वही होता है ना 64 है, 60 × 3 180, 180 × 4 180 और 12 192, तो ये हुआ वोल्ट में, ओके, ये हुआ वोल्ट में। तुम चाहे तो इसको 0.192 मिली वोल्ट भी लिख सकते हो, और ये हुआ आंसर, ओके। तो 12 × 25 300, 10⁻⁻5 64, और ये हुआ 3 × 10⁻³ 64 × 3 कितना हुआ, ये हुआ 0.192 मिली वोल्ट, और इस क्वेश्चन का ये हुआ आंसर 0.192 मिली वोल्ट, ओके। तो क्वेश्चन कैसा लगा, इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है तो उसके वजह से जो इंड्यूस्ड एनर्जी आता है वो साइनसॉइडल फॉर्म में आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ मैक्सिमम इंड्यूस्ड एनर्जी पूछा है जो है NBA ओमेगा, ओके। तो कॉपी कर लो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो इस क्वेश्चन में ये वाला मिली वोल्ट नहीं होगा, ये हुआ वोल्ट, ओके, 0.192 वोल्ट, 0.192 वोल्ट, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है सेल्फ इंडक्शन, और CBSE क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है, एकदम आसान सा। तो सबसे पहले कंसेप्ट हम लोग ये जानते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग रीजन में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो वो वायर, मतलब करंट कैरिंग वायर सराउंडिंग रीजन में एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ही क्रिएट करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस वायर के साथ भी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकअप होगा। अगर करंट चेंज हो रहा है करंट कैरिंग वायर में से, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा और ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। सिंपल यही वाला कंसेप्ट लोग इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये हुआ एक कॉइल, और कॉइल बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जब मैंने इस स्विच को क्लोज किया तब क्या होगा, इस डायरेक्शन में
करंट इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, ये हुआ ग्रोइंग करंट। जस्ट मैंने स्विच को क्लोज किया है, तो जब करंट इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा देखो तब क्या होगा, ये कॉइल में से भी करंट इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। अब कॉइल के सराउंडिंग रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अप है वो भी टाइम के साथ इंक्रीज होगा। तो जब कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अप है वो जब अगर टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली फैराडे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इस कॉइल में डेवलप होगा एक इंड्यूस्ड करंट, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंक्रीज हो रहा है उसको वो ऑपोज करेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट ऐसे डायरेक्शन में जनरेट होता है कि वो जिस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है उस कारण को ही ऑपोज कर रहा है। यहां पर करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अप है वो बढ़ रहा है, तो उसको ऑपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा ये ग्रोइंग करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हुआ आई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा ग्रोइंग करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ओके, तो हम लोग क्या क्या फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे जो इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अप है ये हम लोग लिख सकते हैं एन फाई इक्वल टू ये हुआ एल आई। ओके, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स करंट के साथ प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इस कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं एन फाई इक्वल टू एल आई। बुक में हमेशा क्या दे रहता है, फाई इक्वल टू एल आई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आ गया तो स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि एन को इधर मल्टीप्लाई करे या इधर मल्टीप्लाई करे, तो एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स को मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हुआ सेल्फ इंडक्शन जो हम लोग एल के एल से लिखते हैं। एल क्या है, एल क्या है, एल है इस कॉइल का एक कांस्टेंट जो इस कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, कॉइल का कुछ फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये होता है बैक ईएमएफ, ये होता है बैक ईएमएफ। ये हम लोग लिख सकते हैं बैक ईएमएफ E इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी। सिंपल, ये फैराडे सेकेंड लॉ ही है, तो E इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ ये हुआ एल आई। एल कॉन्स्टेंट है तो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये हुआ फैराडे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इस कॉइल में जो बैक ईएमएफ डेवलप हो रहा है जो ग्रोइंग करंट को अपोज कर रहा है। और तो इसको तुम्हें याद रखना होगा, और उसके साथ ये हम लोग जानते हैं कि अगर ये है एक सोलेनॉइड, ओके, तो सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो कितना होता है, एल इक्वल टू ये हम लोग लिख सकते हैं एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, और ये होता है सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, एन क्या होता है, एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाई टोटल लेंथ। ओके, ये होता है सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। एल कितना हुआ, ये हुआ सोलेनॉइड का लेंथ एल। ओके, ये हुआ सोलेनॉइड का लेंथ एल, और ये हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाई टोटल लेंथ, और ये हुआ एरिया। ओके, क्लियर। तो हम लोग अब सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस और ये दोनों फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो ऑब्वियसली बोर्ड पर्पस से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर इसको कॉपी कर लो। तो ये है सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर एक हलवा सवाल। चलो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। If a rate of change of current of 4 ampere per second induces an EMF of 20 millivolt in a solenoid, what is the self inductance of solenoid? क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है, पहला जो हिंट है पहले डेटा कॉपी करो। तो डेटा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये हुआ di बाई dt, ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये हुआ 4 एम्पियर पर सेकेंड, induces an EMF of 20 millivolt in a solenoid, तो ये हुआ EMF इक्वल टू 20 मिलीवोल्ट, ये हुआ 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 वोल्ट। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड? अच्छा, तो ये हुआ L। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एल डी आई डी टी। सिंपल, तो ये मैं लिख सकता हूं E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये मैं मॉड लिख रहा हूं E इक्वल टू एल, और ये हुआ मॉड डी आई डी टी। मॉड अप्लाई कर रहे हो तो दोनों साइड से माइनस का झमेला खत्म। ये हुआ मॉड E, कितना हो रहा है 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ये हुआ L, और ये हुआ 4। ओके, तो 4 से 20 गया, ये हुआ 5, तो ये हुआ L इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 हेनरी, तो ये हुआ 5 मिली हेनरी,
और ये हुआ सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। सिंपल तुम्हें ये फॉर्मूला से जाना है। ओके, माइनस का झमेला खत्म करो, मॉड लेके खत्म। ओके, तो ये हुआ L इक्वल टू 5 मिली हेनरी। कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो ये है सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आया है सीबीएसई 2019 में। क्वेश्चन को चलो रीड करते हैं। A 0.5 meter long solenoid of 10 tons per centimeter has an area of cross section 1 centimeter square। सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ते चलो और डेटा कॉपी करते चलो। तो ये हुआ L इक्वल टू 0.5 मीटर और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये हुआ स्मॉल n। ध्यान से ये यूनिट के ऊपर फोकस करना, ये हुआ 10 टर्न्स बाय मीटर। ओके, सॉरी सेंटीमीटर, ये हुआ 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो ये हुआ 10 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 3। ओके, ये हुआ टर्न्स पर मीटर। ओके, अच्छा देखो ध्यान से देख लो, तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, ये ऊपर गया 10 टू द पावर 3, ये हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। अच्छा, नेक्स्ट एरिया कितना है, ये हुआ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर में जाने का फॉर्मूला है 10 टू द -2, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इससे 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। फाइंड द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है वोल्टेज। ओके, ये हुआ क्वेश्चन मार्क। इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इज चेंज फ्रॉम 1 एम्पियर 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। तो ये हुआ इनिशियल करंट, फाइनल करंट और ये हुआ टाइम। तो सिंपल वोल्टेज मतलब हम लोग ई ढूंढेंगे, ई। तो ये हुआ E इक्वल टू ये हुआ L और ये हुआ di/dt। ओके, तो मैं दोनों साइड से मॉड अप्लाई कर रहा हूं, मॉड अप्लाई करो, झमेला खत्म। ओके, तो L का फॉर्मूला क्या हुआ, म्यू नॉट n स्क्वायर LA और ये हुआ di/dt मतलब 1 एम्पियर 2 एम्पियर, तो ये हुआ फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट डिवाइड बाय dt इक्वल टू 0.1। म्यू नॉट का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 n स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर ऑफ कितना, 10 टू द पावर ऑफ 6। यहाँ पर स्टूडेंट लोग गलती कर देते, 10 टू द पावर 9 कर देते, तो स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 2 10 टू द पावर ऑफ 6। ओके, L लेंथ इज 0.5। ओके, अच्छा एरिया कितना हुआ, 10 टू द पावर ऑफ -4। ओके, और ये हुआ 1 और नीचे हुआ 0.1, इसको उठाओ 10 टू द 10। ओके, 4 पाई 10 टू द पावर -7 n स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर ऑफ 6। L कितना हुआ 0.5, A कितना हुआ 10 टू द पावर ऑफ -4, ये हुआ 1 बाई 0.1, इसको उठाओ। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देखो ये पॉइंट को हटाओ, ये 10 से ये 10 गया और ये 4 इंटू 5 कितना हो रहा है, 4 इंटू 5 हो रहा है 20 पाई, ये हुआ 20 पाई। उसके बाद 10 टू द पावर ऑफ, अच्छा 4 पाई इंटू 5 20 पाई, ये हुआ 6 -7 कितना हुआ -1 और -4 कितना हुआ 10 टू द पावर ऑफ -5, ये हुआ -5। और एक बार चेक कर लेते हैं कोई क्या दिक्कत है, -7 -4 कितना हुआ -11 प्लस 6, तो ये हुआ -5। ओके, तो ये हुआ वोल्ट। ओके, 4 पाई इंटू 5 20 पाई -7 -4 -11 प्लस 6 -5 वोल्ट। और तो कुछ नहीं बचा, ये तो सब कट ही गया, ये 10 कट गया, 20 पाई बाई 10 टू द पावर ऑफ 5। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या तुम आगे कर सकते हो 20 पाई, इसको ऐसे लिख सकते हो 20 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, या आगे मिली वोल्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर छोड़ सकते हो 20 पाई 10 टू द पावर -5 वोल्ट। अगर टाइम मिला तो पाई का वैल्यू आगे आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो कॉपी कर लो, चलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक पर। ओके, कॉपी कर लो। तो हम लोग आज के वीडियो में म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर और 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल इंडक्शन है क्या। तो देखो ये है प्राइमरी कॉइल और इसमें करंट फ्लो है I1, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके वजह से इस रीजन में एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। देख सकते हो, अगर मैं हाथ को ऐसे घुमाऊं तो ये हुआ आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो मैं डॉट से रिप्रेजेंट किया है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकअप होगा। क्लियर। अब देखो, अगर प्राइमरी कॉइल ये वाला जो बड़ा वाला कॉइल है, इसके थ्रू अगर ये वाला करंट I1 इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, तो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा था वो भी इंक्रीज होगा,
क्योंकि नॉर्मली अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा, और उसके वजह से जो सेकेंडरी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकअप हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा। तो अब सेकेंडरी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के रेट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या हम लोग बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, जो ये प्राइमरी कॉइल के थ्रू जो I1 करंट इंक्रीज हो रहा है उसको ऑपोज करेगा। क्योंकि इंड्यूस्ड करंट का काम क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट का काम होता है वो जिस रीजन से तैयार हो रहा है उस रीजन को ही मारना चाहता है। तो बेसिकली ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहता है लेंज लॉ। तो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसके वजह से आएगा इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमें पता चलेगा बाय लेंज लॉ। तो अगर ये प्राइमरी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो उसके वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट आएगा, और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उसका डायरेक्शन होगा ये सिंपल क्लॉकवाइज। सर कैसे? यही है म्यूचुअल इंडक्शन। जब प्राइमरी कॉइल के थ्रू करंट इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा है, जो प्राइमरी कॉइल के थ्रू जो करंट इंक्रीज हो रहा है उसको ऑपोज कर रहा है। सिंपल भाषा में प्राइमरी कॉइल में करंट इंक्रीज हो रहा है, उसके वजह से सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा है, जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट इंक्रीज हो रहा था उसको ऑपोज करना चाहता है। यही है सिंपल म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, एक कॉइल में करंट इंक्रीज हो रहा है, दूसरे कॉइल में ऑटोमेटिकली एक इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा है, जो प्राइमरी कॉइल का थ्रू जो करंट है उसको ऑपोज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इंड्यूस करंट किस रीजन तैयार होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस करंट हमेशा जिस रीजन तैयार होता है वो उस कारण को ही मारना चाहता है, जैसे सॉन किल फादर। तो अगर मैं बोलूं तो सेकेंडरी कॉइल में ये मैं बोल सकता हूं I2 करंट क्लॉकवाइज रीजन में फ्लो होगा। क्यों सर? देखो, I1 करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो उसके वजह से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड घटाएगा। कैसे? वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो देखो, सेकेंडरी कॉइल में क्लॉकवाइज सेंस में I2 करंट फ्लो है, तो उसके वजह से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को ऑपोज कर रहा है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं ये है फॉर्मूला। एट एनी मोमेंट मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के थ्रू जो लिंक का हो रहा है, phi2 इक्वल टू m I1। m क्या है? m है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो दोनों कॉइल के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। नेक्स्ट ये है, अगर सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना है, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ जानते हो, E2 इक्वल टू माइनस d5 dt माइनस dt ऑफ m I1। m तो कांस्टेंट है, माइनस m di dt, और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों साइड में मॉड ले लो, मॉड E2 इक्वल टू m di1 dt। तो ये हुआ मॉड और ये हुआ मॉड। ओके, हम लोग मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स में मॉड लेके चलेंगे, माइनस साइन को नेग्लेक्ट करेंगे। तो यही है सिंपल दो फॉर्मूला। और ये आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सॉलिनॉइड। m इक्वल टू ये होता है म्यू नॉट, ये होता है n1, ये होता है n2, और ये होता है La। ये क्या होता है, दो सॉलिनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। जैसे तुमने सीखा है सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, म्यू नॉट n स्क्वायर La। वहां पर यहां पर क्या हो रहा है, दो सॉलिनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट n1 n2 La। n1 क्या है, फर्स्ट सॉलिनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n2 क्या है, सेकंड सॉलिनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, L क्या है, L है हर एक सॉलिनॉइड का लेंथ। हम लोग इसमें दोनों सॉलिनॉइड का लेंथ सेम लेते हैं, और A क्या होता है, सॉलिनॉइड का एरिया। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सॉलिनॉइड्स, बस। ओके, ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सॉलिड। इस फॉर्मूला को हमें याद रखना पड़ता है। ओके, तो कॉपी कर लो, हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 में। तो ये एक हलवा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। एन ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट इज डेवलप्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 300 मिलीसेकंड। तो प्राइमरी कॉइल में क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, तो उसके वजह से 0.5 वोल्ट ईएमएफ डेवलप हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में। हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। तो सिंपल फॉर्मूला है, फर्स्ट काम क्या है, फर्स्ट काम की है पहले डेटा कॉपी करो। तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, E2 इक्वल टू ये हुआ 0.5 वोल्ट। ओके, अच्छा, और प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है ये मैं लिख सकता हूं DI1, 5 माइनस 2 ये हुआ 3 एम्पियर, और ये हुआ ओके, ये हुआ टाइम dt इक्वल टू ये हुआ 300 मिली
सेकेंड, ये हुआ 300 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 सेकेंड, ये हुआ 300 डिवाइड बाई 1 2 3, ये गया, ये गया, ये हुआ 0.3 सेकेंड। तो फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, सिंपल, ये हुआ मॉड E2 इक्वल टू m, ये हुआ मॉड di1 बाई dt, मॉड E2 कितना है 0.5 वोल्ट m, और ये कितना हुआ, ये हुआ 3 एम्पियर 5, अच्छा, और ये हुआ 0.3, इसको काटो, ये हुआ 10, ये गया, तो m इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 10, और ये हुआ 0.05 हेनरी। तो ये हुआ आंसर। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, हेनरी, HENRY। ओके, तो dt 300 मिली सेकेंड, 300.3, तो ये हुआ कैंसिल, 0.05 हेनरी। ओके, लास्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, और वो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो हर बार के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऑलरेडी CBSE के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, कॉपी कर लो। आज हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल करके ये वीडियो एंड कर रहे हैं। ओके, तो ये है आज हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देख सकते हो CBSE दिल्ली 2004, 2008, 2016 बहुत बार आया है, और ये क्वेश्चन जाता जाता तुम्हें बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो क्वेश्चन रीड करो। ये क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। टू सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ रेडियस स्मॉल r, ओके, एंड द अदर ऑफ रेडियस कैपिटल R आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग, मतलब दो सर्कुलर कॉइल है, दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, फॉर कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r। तो एक सर्कुलर कॉइल का रेडियस दूसरे से बहुत ज्यादा है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, तो हमें उस अरेंजमेंट का ढूंढना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत आसान है, देखो, तो ये है एक कॉइल, ओके, जिसका ये है रेडियस r स्मॉल r, और ये है लार्ज कॉइल, ये है लार्ज कॉइल, और इसका रेडियस है कैपिटल R। अच्छा, मैं छोटा वाला कॉइल को बहुत छोटा ले लेता हूं, क्योंकि इसमें बोला है कि छोटा वाला कॉइल का क्या है, छोटा वाला कॉइल का जो रेडियस है वो बहुत कम है। तो ठीक है, मैं छोटा वाला कॉइल को बहुत छोटा मान लेता हूं। तो ये हुआ छोटा वाला कॉइल, ओके, ये हुआ स्मॉल r, और ये हुआ कैपिटल R। दोनों कॉइल का जो सेंटर है वो बहुत सेम है, एक का रेडियस दूसरे से बहुत ज्यादा है। अब कैसे ढूंढना है इस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस, रटना नहीं है, समझना है। ओके, देखो, तो मैं ये ले रहा हूं कि ये लार्ज कॉइल में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसके वजह से ये दोनों कॉइल का जो कॉमन सेंटर है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैं ले रहा हूं, ये मान लो ये है करंट I1, तो ये है B1 इक्वल टू, ये हुआ म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2R। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, ये है चैप्टर 4 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक सर्कुलर कॉइल के वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट I1 बाई 2R। अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हम निकालेंगे बाय राइट हैंड थंब रूल। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये 4 फिंगर घुमा दो, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब देखो, हम लोग इस छोटे वाले कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, तो छोटे वाला कॉइल के थ्रू हम लोग लिख रहे हैं phi2 हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ये कॉइल। हम लोग ये कॉइल को प्राइमरी मान रहे हैं, और ये हुआ सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो प्राइमरी कॉइल के वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हुआ ये। अब सेकेंडरी कॉइल के साथ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, तो ये हुआ phi2 मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल। अब देखो, ये इसका वैल्यू कितना होगा, B1, और ये हुआ A, और ये हुआ cos 0 डिग्री। सर आप ये कैसे ले रहे हैं, एक्चुअली तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ ये तो सेंटर पे, और आप क्या ले रहे हैं, आप तो पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को B1 ले रहे हैं। मेरा क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन ये है, मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है B1, आप पूरे रीजन में कैसे B1 ले रहे हैं, यही तो है अप्रोक्सीमेशन। कॉइल का रेडियस इतना छोटा है कि मैं मान रहा हूं कि पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो सेम है। इस कॉइल का रेडियस इतना छोटा है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और ये पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, सेम है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड्स, और मैं इस कॉइल का एरिया भी, जो एरिया वेक्टर वो भी आउटवर्ड ले रहा हूं। तो ये हुआ, देख सकते हो, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड और ये हुआ एरिया वेक्टर, दोनों है आउटवर्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। इस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर, और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर, दोनों वेक्टर क्या है, आउटवर्ड, एंगल 0 है। तो ये हुआ सेकेंडरी कॉइल के थ्रू फ्लक्स। B1 कितना है, B1 हुआ म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2R, और एरिया कितना हुआ, एरिया होता है पाई इंटू R स्क्वायर। और अब हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि phi2 इक्वल टू ये होता है m I1। तो पुट करो, ये हुआ m I1,
I1 के साथ I1 कैंसिल, तो ये आ रहा है दोनों मतलब इस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट I, और ये हुआ पाई, ये हुआ R स्क्वायर और ये हुआ 2R। ओके, तो ये हुआ इस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट I पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। तो हमने ये अप्रोक्सीमेशन यूज किया कि प्राइमरी कॉइल के वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस कॉइल के पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है कि इस कॉइल के रेडियस में इस कॉइल का रेडियस बहुत छोटा है। तो ये हुआ आंसर और ये है अप्रोच। इसको याद मत करो, ओके, 2 लाइन का ये टेक्निक है, ये तो तुम कर ही सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट, हिम्मत मत हारना। अभी भी बोर्ड एग्जाम में 2 महीना बचा हुआ है, पूरा जान लगा दो, पूरा दम लगा दो। हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। याद रखना, टाइम दौड़ रहा है, टाइम उड़ रहा है, तो कैसे तुम्हें टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना है वो तुम्हें ही ढूंढना होगा, और मैं तुम लोग के साथ एक रास्ते तक ही चल सकता हूं, उसके आगे तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहा है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।